नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और लगातार जो हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो बहुत सी पार्टियां हैं जो मैदान में उतर रही हैं और लगातार रैलियों का जो दौर चला हुआ है। और 2024 में जो इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। तो हमारे साथ हैं राजनीतिक सलाहकार भी हैं और काफी जो राजनीति पर पकड़ है उनकी एक अच्छी पकड़ है। तो हमारे साथ है प्रद्युम्न जोशीला जी। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार का जो माहौल है, अगर आज इलेक्शन होता है तो किस पार्टी की क्या स्थिति है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार हरियाणा में पार्टियों की बात की जाए, जैसे बीजेपी और जेजेपी अभी चली हुई है गठबंधन सरकार, और फिर कांग्रेस है और इनेलो है, और एक नई पार्टी है जो बलराज कुंडू जी वो लेके आए हैं जी। और अभी काफी टाइम बचा हुआ है इलेक्शन के अंदर। तो कौन सी पार्टी कहाँ स्थित है और क्या वजूद अभी बना हो? देखो, फिलहाल हरियाणा में जो 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी राजस्थान में आचार संहिता, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और जो मिजोरम में चुनाव होना है वहां आचार संहिता लग गई है। और इसके तुरंत बाद जो है लगभग फरवरी के आसपास लोकसभा की भी आचार संहिता लग जाएगी। तो हरियाणा प्रदेश में आज के दिन तमाम जिन लोगों को चुनाव लड़ना है या जिन राजनीतिक दलों को सीरियसली चुनाव लड़ना है अगला, वो सब मैदान में आ चुके हैं। अभी जो 2019 में जो पोजीशन थी कि किसी पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिला, आज के दिन भी अगर सही मायने में देखा जाए तो हालात यही है कि किसी पार्टी का कोई क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। सभी जो बड़े बड़े नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, जो लगभग हर 5 या 10 साल में दल बदलते रहते हैं और वही लोग सत्ता सरकार लाने का काम करते हैं, वो 3 दिसंबर के बाद ही कोई फैसला लेंगे कि उन्हें किस पार्टी में जाना है। क्योंकि उन 5 राज्यों में बीजेपी की क्या हालात रहती है, उन 5 राज्यों में कांग्रेस की क्या हालात रहती है, उनमें जो अन्य जो क्षेत्रीय दल है उनकी क्या हालात रहती है, उस पर ही पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति घूमेगी। जो आज इलेक्शन की बात की जाए तो तमाम जो ये परिस्थितियां रही हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो पार्टी है, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटों पर आप देखते हैं? देखो, वैसे तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 1 साल पड़ा है, बीच में अभी राजस्थान का चुनाव है, उसके बाद नगर निगमों के संभावित चुनाव है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सरकार उन चुनावों को अभी कराएगी, वो लोकसभा के बाद ही होंगे। और लोकसभा का चुनाव आना है, उसके बाद ये सही मायने में तो तब पता चलेगा। लेकिन आज के दिन जो हालात है वो प्रदेश में किसी पार्टी का कोई बहुमत आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है और 10 साल से सत्ता से बाहर है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है गुटबाजी। आज कांग्रेस में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल हरियाणा प्रदेश में राज किया, उनके पैरेलल जो दूसरा दड़ा है, क्योंकि वो अलग अलग आदमी अगर लड़ता है तो कमजोर हो जाता है, लेकिन 3 बड़े नेता जब इकट्ठे हो जाते हैं और तीनों का अपना एक वजूद, और जिनमें 2 पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हों, CWC के मेंबर हों, 3 बड़े बड़े स्टेटों के वो प्रभारी हों, तो निश्चित रूप से वो गुट भी पूरा मजबूत है। अब कांग्रेस में इस चीज पर सारा दांव रहेगा कि टिकट किस गुट को मिलती है, कितने सही आदमियों को टिकट मिलती है। पिछली बार मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को भी, कांग्रेस ने बहुत से ऐसे लोगों की टिकट काट दी जो जिताऊ कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाए। और टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण क्या था, वो ये था, अब मान लो हिसार में कुलदीप बिश्नोई की चल गई, अगर हम बात करें अंबाला में जो है कुमारी शैलजा की चल गई, भिवानी में किरण चौधरी की चल गई, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत उस इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली, और जो कैथल का एरिया है वहां रणदीप सिंह सुरजेवाला को चली। उन्होंने सबने अपने अपने चहेतों को टिकट दिलाई, ना कि किसी जिताऊ कैंडिडेट को। एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं, पिछली बार हरियाणा प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा भी था जहां अपने एक चहेते को टिकट दिलाने के चक्कर में कांग्रेस को मात्र 3000 वोट मिले। 3000 वोट तो अगर कोई आदमी इंडिपेंडेंट फार्म भर दे और वोट मांगने नहीं जाए तो भी कई बार गलती से लोग बटन दबा देते हैं। और उसके बाद बहुत से विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां 5000, 7000, 8000, 10000 वोट मिले। कांग्रेस के सामने तो सबसे बड़ी समस्या ये है। बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी और जेजेपी पिछले 4 साल से हरियाणा प्रदेश में सत्ता में है। अभी जो 26 अक्टूबर है, इसको जो है उनके 9 साल पूरे हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर साहब के। बीजेपी और जेजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो किसान वर्ग है, चाहे वो जाति की बात नहीं कर रहा मैं, जो किसान वर्ग है उसमें चाहे जाट हो, सैनी हो, गुज्जर हो, अहीर हो, कोई भी हो,
वो तमाम बीजेपी से नाखुश हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो किसान आंदोलन देश में बड़ा लंबा चला, जिसने नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम किया। दूसरा, जो फसलों के भाव हैं आज लगातार पिटते जा रहे हैं, लोगों को समय पर बीज नहीं मिलता, समय पर खाद नहीं मिल रहा, जिससे किसान वर्ग दुखी है। दूसरा, बीजेपी और जेजेपी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगला चुनाव अगर वो समझौते में लड़ते हैं तो 8-10 ऐसे नेता हैं दोनों पार्टियों के जिनमें से एक की टिकट कटना निश्चित है। वो चाहे उचाना हो, चाहे नारनौंद हो, चाहे आपका टुहाना हो, चाहे आपका नरवाना हो, या हम कह सकते हैं गुला चीका है, ये तमाम वो क्षेत्र है, शाहबाद है, जहां एक दोनों पार्टियों के बड़े नेता हैं मैदान में, और टिकट एक को मिलेगी। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव तक ये समझौता चल पाएगा। दूसरा, बीजेपी के सामने अगर एक चीज और मैं विशेष बताऊं, पिछले 9 साल तक मनोहर लाल खट्टर के सामने बोलने वाला बीजेपी में कोई नेता नहीं था, लेकिन अब पिछले 1 महीने से चाहे बादली के जो पूर्व विधायक ओम प्रकाश धनखड़ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी कह रहे हैं कि मुझे बड़ी वाली कलम में लेके दूंगा, यानी मुख्यमंत्री की तरफ उनका इशारा है। अभी 2-3 दिन पहले पंडित रामविलास शर्मा जो प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री नहीं अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु ने भी कल परसों में एक बड़ा जो है शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। तो अब बीजेपी में भी बहुत से नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ अब जो है आंखें लगाए हुए हैं। तो लिहाजा 10 साल के लगातार राज के बाद, क्योंकि बीजेपी ने कोई ऐसा इतना बड़ा कोई काम नहीं किया जिसके बलबूते पर वो चुनाव लड़ सके। तीसरी एक जो सबसे बड़ी बात है, जिस बात से पूरा हरियाणा प्रदेश बड़ा नाराज है और बीजेपी से नाखुश है, अगर बीजेपी की हार होती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी का, क्योंकि फैमिली आईडी से हर आदमी परेशान है। एकदम इनकम बढ़ जाती है, उससे लोगों के किसी का बीपीएल कार्ड कट रहा है, किसी की गैस की सब्सिडी कम हो रही है, किसी की बुढ़ापा पेंशन कट रही है, और इसी तरह से शहरों में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी आईडी से हर रोज उनको नगर निगम नगर परिषद के कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये 2 बड़ी वो चीजें हैं जो मनोहर लाल खट्टर साहब को ले बैठे हैं। बीजेपी की बात की जाए तो काफी बड़े बड़े धुरंधर नेता थे जो पिछले इलेक्शनों में ये कह सकते हैं जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया था। क्या बीजेपी उन पर दोबारा दाव खेल सकती है? देखो, पिछली बार की जो मनोहर की कैबिनेट थी उसमें सिर्फ 2 मंत्री रिपीट हुए, एक अनिल विज जीते, एक डॉक्टर बनवारी लाल जीते, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीते। आज मेरा निजी रूप से ये मानना है कि इस बार भी हालात बदलने वाले नहीं है। जो मनोहर लाल की कैबिनेट है उसके अधिकतर मंत्री हारेंगे, सिर्फ 2-3 मंत्रियों को छोड़ करके और खुद मनोहर लाल जी को छोड़ करके। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये है कि एक तो दर्शकों को भी और आपको भी ये समझना चाहिए कि मंत्री एक हल्के का नहीं होता, वो बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का है। मनोहर लाल के पहले टर्म में भी वही बनी, बहुत से ऐसे मंत्री थे जो अपने हल्के से बाहर नहीं गए। आज भी प्रदेश की कैबिनेट के बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो अपने हल्के और अपने इलाके के अलावा कहीं उन्होंने पूरे हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। उनका ऐसा लग रहा है कि वो तो सिर्फ एक विधानसभा के मंत्री हैं। और फिलहाल जो आज के दिन के हालात है, सरकार के सबसे बड़े जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनमें से अधिकतर चुनाव हारेंगे। इसके अलावा भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे सुभाष बराड़ा हो, या कोई और जितने भी हैं, उनमें से कोई भी सेफ जोन में आज के दिन नहीं है। उसका कारण क्या है कि लोगों के, हरियाणा की जनता और हरियाणा का मतदाता राजनीति में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेता है। उसका कारण ये है कि हम दिल्ली को 3 तरफ से घेर रहे हैं और दिल्ली से देश की राजनीति चलती है। हरियाणा का हर वोटर अपने आप में दूसरे जो राज्य हैं उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उस कार्यकर्ता की हैसियत रखता है, और जब उनके काम नहीं हो रहे, जो जायज काम है, तो निश्चित रूप से वो जब वोट डालेंगे तो निश्चित रूप से वो नेगेटिव वोटिंग करेंगे। और उसी का खामियाजा पिछली बार मनोहर कैबिनेट के तमाम बड़े चेहरे हारे, नए लोग जीत जाएंगे। बीजेपी के इस बार भी बीजेपी एक और नया दांव खेल सकती है। अभी मैं आपको और बताऊं मोहित जी, अभी राजस्थान की टिकट डिक्लेयर हुई है, मध्य प्रदेश की हुई, छत्तीसगढ़ की हुई। उस पैटर्न को अगर हम समझें, राजस्थान की पहली सूची में 41 लोगों को टिकट दी है बीजेपी ने, जिनमें से 29 नए चेहरे हैं। इसका मतलब सिर्फ 12 आदमी रिपीट हुए हैं। अगर उसी कैलकुलेशन में हम देखें तो हरियाणा प्रदेश में 90 में से सिर्फ 25 आदमी रिपीट होंगे। अगर 25 या 30 आदमी रिपीट होते हैं बीजेपी के, तो हो सकता है बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के चांसेस हैं। एक बात और मैं बताऊं, विरोध नरेंद्र मोदी का नहीं है,
विरोध जो बीजेपी के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो सांसद हैं चाहे विधायक हैं, उनका है, क्योंकि उन्होंने लोगों के काम नहीं किए, ना वो लोगों से मिले। इसलिए अगर बीजेपी अपने जो उनके प्रतिनिधि हैं उनकी टिकटें काट के नए चेहरों को लाती मैदान में तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जेजेपी की बात की जाए, जेजेपी से दुष्यंत चौटाला जी हैं जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, और वो लगातार वो सीटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाऊं। और वो आपको कैसा लगता है कि क्या वजूद है उस पार्टी का और कितना वो सक्रिय है राजनीति के अंदर, और वो ये कह सकते हैं हरियाणा से राजस्थान में भी एंट्री कर रही है, तो उसको कहां देखते हैं? देखो, जेजेपी के जो नेता दुष्यंत चौटाला, उनको मैं किस्मत का धनी कह सकता हूं, क्योंकि वो तो राजनीति में अभी आने ही नहीं थे। अगर उनके पिताजी को जेल ना होती, उनके पिताजी को जेल हुई और ऐसे हालात बने कि उनको हिसार से इनेलो ने टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा और वो सबसे युवा एमपी बने। उसके बाद वो प्रदेश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने, और उसमें सबसे बड़ी देन जेजेपी की बजाय जो दूसरे दलों के नेता आए उन्हीं से वो उप मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जो 10 विधायक जेजेपी के जीते हैं उनमें से 6 विधायक ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि दूसरी पार्टियों की रही है, जो दूसरी पार्टियों से एंड टाइम पर उनकी टिकट कट गई और उन्होंने जेजेपी ज्वाइन कर लिया। उन लोगों का अपना एक वजूद था, चाहे वो देवेंद्र सिंह बबली है, राम कुमार गौतम है, रामनिवास सुरजाखेड़ा है, उनका खुद का एक वजूद था। उन विधायकों के दम पर वो उप मुख्यमंत्री बन गए। आज जेजेपी की अगर सही मायने में आप हालात देखें तो जेजेपी के 15 के आसपास तो वो नेता हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था जेजेपी के सिंबल पर, चाबी के निशान पर। वो या तो पार्टी को छोड़ चुके हैं या वो घर बैठ चुके हैं। पार्टी के बड़े बड़े जो नेता थे, कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था, कोई प्रदेश का था, वो तमाम बहुत से लोग उनमें से पार्टी छोड़ चुके हैं। आज जेजेपी के हालात प्रदेश में ये है कि खुद दुष्यंत चौटाला का भी ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको उचाना के अलावा एक सीट से और चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी उनकी कोई बातड़ी बन सकती है। अभी आपने बात की राम कुमार गौतम जी की, जो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, नारनौल से विधायक रहे हैं, लेकिन बातचीत करते हैं कि वो जेजेपी पार्टी लगातार ये पार्टी छोड़ने के भी संकेत दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं क्या वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं? देखो, अभी पार्टी तो कोई विधायक छोड़ नहीं सकता। उसका कारण क्या है कि जो भारत सरकार का जो कानून है, जो कानून बना है अभी पिछले कुछ साल पहले, नहीं तो उससे पहले विधायक, ये तो हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां एक एक विधायक ने 3-3 बार पार्टी बदली, एक एक दिन में 3-3, और आज उनके बेटे प्रदेश की सत्ता, प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। उनके पिता ने एक दिन में 3-3 पार्टियां बदली थी। विधायक पार्टी अगर विधायकों के तोड़ फोड़ की जो कंडीशन है वो ना होती तो निश्चित रूप से पहले राम कुमार गौतम नहीं, कई विधायक और पावड़ा बदल चुके होते, और राम कुमार गौतम अभी तो बदल नहीं सकते। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि वो जेजेपी में तो देखो वो रहेंगे नहीं, अब वो बीजेपी में जाएंगे या वो कांग्रेस में जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है निजी रूप से कि वो कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि जब वो बीजेपी के विधायक थे 2005 के विधानसभा में, वो विधायक दल के नेता थे, उस समय भी उनकी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अच्छी बनती थी। और बीजेपी के साथ जाने में उनको सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां कैप्टन अभिमन्यु अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, तो हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ मुंह करे। दूसरी बात, अकेले राम कुमार गौतम नहीं बल्कि रामनिवास सुरजाखेड़ा भी जेजेपी में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी लगातार जब से उनको चेयरमैन से हटाया है तब से वो भी बिल्कुल मुखर हो चुके हैं। और इसके अलावा भी जो जेजेपी के 10 विधायक हैं उनमें से भी 1-2 की और भी जो है मन में उनके चल रही है। जी, अभी बात करें जेजेपी पार्टी की और इनेलो पार्टी की, जो ये लगातार जो ये कह सकते हैं कि जनता ने जिन पर इनेलो की जो सीटें दी, वो लगातार वो बोल रहे हैं कि वो जेजेपी के पाले में चली गई थी। क्या ऐसा लगता है कि इनेलो पैदल यात्रा भी कर रही है, परिवर्तन यात्रा, और दोबारा फिर एक यात्रा कर रही है, वो 15 तारीख से जो एक रथ यात्रा शुरू कर रही है, क्या उससे ऐसा है कि उसकी इनेलो की जो स्थिति है वो बदल पाएगी? देखो, अभय सिंह चौटाला एक राजसी ठाठ बाट में जीने वाले नेता थे, और उन्होंने कभी राजनीति को बहुत सीरियस नहीं लिया था जब तक उनके पिताजी और उनके बड़े भाई अजय सिंह राजनीति में सक्रिय थे जेल में जाने से पहले। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि अब इनेलो का सारा भार उनके ऊपर है, क्योंकि अब तो वो प्रदेश महासचिव के बजाय राष्ट्रीय महासचिव भी पार्टी ने बना दिया उनको। और वो लगातार 7 महीने की पदयात्रा के बाद उन्होंने कम से कम इतना तो जरूर किया है कि जो इनेलो डेड होने के हालात में थी, वर्कर लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे थे, उनमें तो
रुकाव आ गया। अब कोई नेता बहुत बड़ा कोई चेहरा पार्टी नहीं छोड़ रहा, बल्कि कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा है। दूसरी बात, अभी बहुत संघर्ष अभय सिंह को करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या अभय सिंह के साथ क्या है कि उनकी जो छवि जो बनाई गई है, वो छवि इतनी इस ढंग की उनके विरोधियों ने पेश की है, उसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं, आज बेशक वो उनके विरोधी हों, कि उसको सही करने में बहुत लंबा समय उनको लगेगा। मेवात के सबसे बड़े गांव जो सिंगार है, वहां से 24 फरवरी को उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की। 7 महीने हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा नेता है जो 7 महीने पैदल चले, वरना तो पदयात्रा 1, 1.5, 2 महीने तक की होती थी, या 15-20 दिन की बहुत नेताओं ने की है। और उसके बाद उन्होंने 82 विधानसभा कवर किए, और लास्ट में 25 सितंबर को रैली की उन्होंने बड़ी। लेकिन उस रैली में भी अभय सिंह चौटाला, क्योंकि वो प्योर पॉलिटिशियन मैं उनको नहीं समझता, इसलिए एक बहुत बड़ी गलती ये कर गए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े बड़े नेताओं के आने का दावा किया, और वो बड़े नेता आ नहीं पाए रैली में, जिससे जो है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो उनकी एक विश्वसनीयता थी, और जो लोग ये कहते थे कि अभय सत्य है, जैसा उनके वर्कर कहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगने का काम उस रैली ने किया। दूसरी बात, अब वो 15 अक्टूबर से अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं जहां चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है हल्का उकलाना से। उकलाना का एक बड़ा क्षेत्र जो है भट्टू विधानसभा क्षेत्र का रहा है, जहां जो चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है, और बाकी जो और क्षेत्र है, चाहे वो नारनौंद का है, बरवाड़ा का, वहां भी देवीलाल परिवार का एक होल्ड रहा है। अब उनकी रथ यात्रा का कितना असर पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नेल्लो 1 से ऊपर जरूर जाएगी। अब वो 1 से, और मुझे ऐसा लग रहा है निजी रूप से कि 1 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं नेल्लो अगले विधानसभा चुनाव में रहेगी। 10 तो पार करनी मुश्किल है, और अभय सिंह की भी नजर इस चीज पर रहेगी कि नेल्लो और बीजेपी की जिन लोगों को टिकटें नहीं मिलती और जो जिताऊ हों, उनमें भी वो किसी ना किसी पर दांव खेल सकते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह है, काफी बड़ा चेहरा है, जाना माना चेहरा है, बीजेपी के जो नेता हैं और पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वो एक रैली करते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन होगा तो वो पार्टी छोड़ दें। क्या ऐसा लगता है कि वो कोई नई पार्टी भी बना सकते हैं इस टाइम पे? देखो, चौधरी बीरेंद्र सिंह उन चौधरी छोटूराम के राजनीतिक वारिस हैं जिनका ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में, और यहाँ तक कि जो पुराना भारत है जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश है, वहां भी उनको पूजा जाता है, और किसान कौम के वो सबसे बड़े नायक रहे हैं। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है, और चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति में कहां वो कमी रहेगी जो 52 साल का उनका राजनीतिक कैरियर, उसके बावजूद उनको एक विधानसभा और एक लोकसभा की सीट पाने के लिए अपनी राजनीतिक ताकत दिखानी पड़ रही है। आज उनको होना तो चाहिए था देश के बड़े नेताओं की लाइन में, लेकिन केंद्र में मंत्री बनने के बाद इतनी बहुत बार विधायक, और वो जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं, उनके बेटे एमपी हैं, उनकी धर्मपत्नी विधायक रही हैं, उसके बावजूद राजनीति में वो गुल नहीं खिला पाए जिसकी उनसे लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि उनके पीछे सबसे बड़ा टैग चौधरी छोटूराम का है। और चौधरी छोटूराम के दम पर अगर वो चाहते तो इस देश की राजनीति में भी उनका एक बड़ा नाम हो सकता था। कहीं ना कहीं उसमें कमियां रही, और मुझे नहीं लगता कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो मात्र 5-6 महीने का समय बाकी है, विधानसभा चुनाव में 11-12 महीने रह गए, तो इतनी जल्दी पार्टी एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि वो बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहे हैं, और उनका दबाव मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में तो काम आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक तो जेजेपी के साथ अलायंस रखना बीजेपी की मजबूरी है। हाँ, इतना जरूर है, हिसार की जो लोकसभा सीट है उस पर सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा बृजेंद्र सिंह का है, और वो रहेगा, क्योंकि पिछली बार वो लाखों वोटों से उन्होंने दुष्यंत चौटाला को हराया था। और बात की जाए हरियाणा की राजनीति की, एक पार्टी और नया वजूद जो लेकर आई है, हरियाणा जनसेवक पार्टी जी, जिसके ये कह सकते हैं बलराज कुंडू जी जो महम से विधायक रहे हैं, और ये कह सकते हैं निर्दलीय जो विधायक थे, और बीजेपी को समर्थन देने के बाद में दोबारा उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, और फिर वो एक नई पार्टी का गठन करते हैं। क्या उसका हरियाणा में लगता है आपको कोई वजूद बनेगा, या फिर कोई कुछ सीटों पर अपना प्रभाव दिखा पाएगी? देखो, हरियाणा मैंने अभी पहले भी बताया राजनीतिक रूप से बड़ा अग्रणी राज्य है,
और हरियाणा जब से अलग हुआ तब से यहाँ अलग अलग पार्टियां बढ़ाते रहे नेता, चाहे वो राव बीरेंद्र सिंह हो जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राव इंद्रजीत के फादर, उन्होंने भी हरियाणा विशाल पार्टी बनाई। उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने बनाई, चौधरी भजनलाल ने बनाई, चौधरी देवीलाल ने बनाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई, और छोटी छोटी बहुत से नेताओं ने और पार्टियां बनाई। लेकिन मैं एक खास बात जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं, जब चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेताओं से पार्टी नहीं चली, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जिनका अपना एक बहुत बड़ा रुतबा रहा, चाहे वो राव बीरेंद्र सिंह हो, जिस दिन चौधरी देवीलाल गुजर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद इनेलो कभी सत्ता में नहीं आई। दूसरी बात, बलराज कुंडू का जहां तक सवाल है, हरियाणा में पिछले 10-12 साल से एक पैटर्न चल रहा है, जिस भी बल्कि 15 साल से जो भी निर्दलीय टाइप का विधायक, एक धनाढ्य टाइप का जिसके पास अथाह पैसा और वो विधानसभा में पहुंच जाता है तो तुरंत अपनी पार्टी बना लेता है। उसका उदाहरण चाहे वो गोपाल कांडा हो जो सिरसा से निर्दलीय चुनाव जीते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो गृह राज्य मंत्री बने और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हरियाणा लोकहित पार्टी। चाहे वो विनोद शर्मा हो जिनका जो एक अथाह पैसा है जिनके पास, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई। इसके अलावा अब बलराज कुंडू ने बनाई है। मेरा निजी रूप से मानना है कि जिस तरह का हश्र गोपाल कांडा और विनोद शर्मा का हुआ वही बलराज कुंडू का होगा, उससे ज्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद आज के दिन बलराज कुंडू का हरियाणा की राजनीति में नहीं है। पिछला चुनाव भी बलराज कुंडू अपने दम पर जीतने की बजाय सिर्फ इसलिए जीते कि जिन दो लोगों को चुनावी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस ने उतार रखा था, शमशेर सिंह खरकड़ा और आनंद सिंह डांगी, उनका दोनों का विरोध था हल्के में, और जहां लोगों ने फिर तीसरे आदमी को अपना वोट दे दिया। गोपाल कांडा ने जब 2009 में पार्टी बना के चुनाव लड़ा 2014 का, तो वो बुरी तरह से हारे। विनोद शर्मा ने जब चुनाव लड़ा वो खुद चुनाव हारे। अब मुझे निजी रूप से लगता है कि उनको अगर अपने महम हल्के पर ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 90 हल्के तो आप छोड़ो, आसपास के 10 हल्के भी ऐसे नहीं मिलेंगे जहां उनका कोई खुद का वजूद हो। तो बातचीत की जाए कि अब हरियाणा की राजनीति की बात करें, 2024 के इलेक्शन की बात हो रही है, तो तमाम जो पार्टियां वो मैदान में उतर गई हैं, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी गठबंधन में रह सकती है, या मतलब ये कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे ऊपर जाएगी? देखो, लोकसभा चुनाव में तो जो इंडिया गठबंधन बना है INDIA, मेरा ऐसा निजी रूप से मानना है कि उसमें कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी तीनों जा सकती हैं और तीनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और उसमें 8 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी और 1 सीट पर इनेलो चुनाव लड़ सकती है। और जो बीजेपी और जेजेपी का अलायंस है उसमें 9-1 पर समझौता हो सकता है। 1 सीट, और मेरा निजी रूप से मानना है कि शायद सोनीपत की सीट जेजेपी को देंगे और 9 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें अलग सीन बनेगा, क्योंकि लोकसभा में मोदी आता है या कांग्रेस आती है, उसके बाद क्या बिखराव होता है। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों 30 और 40 के बीच में दिखाई दे रही है। एक पार्टी की 36, 37, 38 सीट आएंगी, एक की 32, 33 आएंगी, और 10 के 8 बार 9, 8, 7 इसके आसपास जो है इंडियन नेशनल लोकदल रहेगी। 7, 8, 9 पर आम आदमी पार्टी रह सकती है। और जो है जेजेपी का मुझे नहीं लगता कि वो 3-4 से आगे जाने के आज के दिन में हालात में है। कुछ निर्दलीय जीतेंगे, तो टोटल कुल मिला के ये लबोलवाब रहेगा। अभी आपने आम आदमी पार्टी की बात की, वो हरियाणा में लगातार एंट्री कर रही है। ये कह सकते हैं कि एक इच्छा है उनकी चुनाव लड़ने की हरियाणा के अंदर। अभी बात कर रहे हैं आप 8-9 सीटों पर, तो कहां पर भाव दिखा पाएंगे? देखो, आम आदमी पार्टी ने पिछला चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो कुछ एक सीटों पर लड़ा। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो जो सरदार वोट बैंक है। आज अगर हम बात करें, सिरसा जिले में भी उनके 6 जिला पार्षद जीते हुए हैं। चाहे अम्बाड़ा की बेल्ट की बात करें, कुरुक्षेत्र की करें, कैथल की करें, जींद का जो सरदार के जो बेल्ट है उसमें आम आदमी पार्टी का अपना एक वजूद है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के साथ सटा जो NCR का एरिया है, चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, उस एरिया में भी कहीं ना कहीं गुल खिला सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो है SYL का मुद्दा, क्योंकि SYL का मुद्दा हरियाणा प्रदेश के एक बड़े हिस्से की जो है
जीवनदायिनी है SYL। और उस पर जिस तरह के पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जो बयानबाजी बार बार कर रहे हैं, उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी को प्रदेश में एक बड़ा चेहरा चाहिए जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। वो चेहरा कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। या तो खुद अरविंद केजरीवाल को यहाँ मैदान में आना पड़े, वरना जो तीन बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन तीन के बस की बात नहीं कि वो प्रदेश में सत्ता के नजदीक आ सके। क्या बीजेपी की बात की जाए, क्या बीजेपी मुख्यमंत्री हैं जो फिलहाल के मनोहर लाल खट्टर जी, क्या उनका चेहरा बदल सकती है? देखो, आज के दिन कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तो बीजेपी पहले भी बदल देती। और ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि दुष्यंत चौटाला जब तक सरकार में है, इसलिए जाट को तो किसी को मुख्यमंत्री बीजेपी बना नहीं सकती। और गैर जाट के रूप में जो बड़े चेहरे थे, चाहे वो रामविलास शर्मा हो, वो चुनाव हार गए। भूपेंद्र यादव का एक जिक्र चला, लेकिन वो जो है राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, मूल रूप से तो वो गुड़गांव के हैं। अनिल विज को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। और कोई बड़ा चेहरा आज के दिन विकल्प ना होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मनोहर लाल जी ही पूरा टेन्योर अपना निकालेंगे। आपका कहना यह है कि हरियाणा की जो बात की जाए तो पूर्ण रूप से अभी तक कोई पार्टी सक्रिय नहीं है जो एक तरफा जीत की ओर अग्रसर हो सके। ये कह सकते हैं कि गठबंधन के कारण ही जो सरकार अभी चली हुई है वो गठबंधन ही रहेगा। देखो, सारी पार्टियां दावे तो बड़े बड़े करती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज के दिन किसी पार्टी बहुमत के नजदीक दिखाई नहीं दे रही। कई राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी भी जिताऊ नहीं है, उसके बावजूद वो सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। लेकिन मेरा खुद का आकलन ये है कि आज के हालात में जो पिछली बार बीजेपी को 40 सीट मिली थी, उससे कम सीट आएंगी और बहुमत के आर बार जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों रहेंगी। जो निर्दलीय और जो छोटी पार्टियां हैं, अक्षेत्रीय पार्टियां जिनको हम कह सकते हैं, वो किंग मेकर का काम करेंगी। अब वो किंग किसको बनाती हैं वो समय बताएगा। तो धन्यवाद प्रद्युमन जोशीला जी हमारे साथ जुड़े थे। और तमाम जो हरियाणा की राजनीति की बात की जाए पार्टियों की, तो उनके साथ आप लोगों ने खुल के बातचीत की और जो एक स्पष्ट जो राजनीति है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। और क्या क्या स्थिति जिन पार्टियों की रही वो उनसे खुलकर बातचीत हुई है। तो आपके जो सवाल जो है रह गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और क्या कुछ स्थिति आने वाले चुनावों में रहेगी तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहें इस चैनल को। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।